नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैट नेटवर्क। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से त्रस्त है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं लग रही है। खास करके जो उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, वो गरीब-गुरबा और मिडिल क्लास से दूर होता चला जा रहा है और इसकी वजह बनी है सरकार की नई शिक्षा नीति। और इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव कुमार। और ये हम आपको बता दें, ये सिर्फ प्रोफेसर नहीं, एक शिक्षाविद भी हैं और एजुकेशन का अलख भी समाज में जगाने का काम करते आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे। सर नमस्कार, रैट नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार योगेश जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर ये बताएं कि जिस तरह से देश में खास करके उच्च शिक्षा को लेकर जो स्टूडेंट हैं उनमें अनिश्चितता का माहौल है। उनको लगता है कि आगे उनका करियर किस दिशा में जाएगा। सरकार की पॉलिसी है जो बहुत हद तक साफ नहीं है। तो क्या कुछ हो रहा है सर? क्या आपके समझ से क्या कुछ हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए योगेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना का संकट कोई भारत मात्र का संकट नहीं है। ये पूरी दुनिया में इस महामारी का आज असर है। और अंतर सिर्फ एक है जिसको हम खास करके प्रधानमंत्री जी के भाषण में एक शब्द आपने सुना होगा, जी। जिसमें आपदा जो है उसमें भी अवसर। हुँ। तो ये जो अवसर है उसको आप अवसरवाद की तरह से अगर देखेंगे तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। जी। आज हमारे जो उनका भविष्य किधर जाना है, उनकी परीक्षा होगी तो किस रूप में होगी, उनका रिजल्ट आएगा तो किस रूप में आएगा, कब आएगा, और आगे उनकी क्या संभावना, पॉसिबिलिटी, ये सारा आज उनका संकट है। लेकिन जो हमारी सरकार है उसका नजरिया इस संकट में अपनी जो उच्च शिक्षा की जो नई नीति ये ला रहे थे, जो हुँ। नई शिक्षा नीति के नाम से आप हम सब जानते हैं, जी। जो लगातार लाने की कोशिश पिछले सरकार मतलब मोदी वन वाली सरकार से लेके अभी तक चल रही थी। आज उसी को पुश करने का, हुँ। आज उसी को धकेलने का काम इस संकट के दौर में किया जा रहा है, और जिसकी वजह से शिक्षा का पूरा क्षेत्र आज संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच रहा है। मतलब मूल मुद्दे को एड्रेस करने के बजाय, मुख्य मुद्दे को कैसे समाधान की ओर ले जाएं, इसके बजाय नीतिगत फैसले वैसे ही लिए जा रहे हैं जैसे आपने शिक्षा के अलावा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज देखा, उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में किनको मिल रहा है? क्या सड़क पर जो मजदूर हैं उनको मिल रहा है, आम जनता को मिल रहा है? वही हालत आज शिक्षा जगत में बनी हुई है कि ये जो संकट है उसमें इस 20 लाख करोड़ में उनके हिस्से क्या आ रहा है, विद्यार्थियों के हिस्से क्या आ रहा है, क्या उनके लिए कोई योजना बन रही है, क्या उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, या उस उन कॉरपोरेट घरानों को, मुट्ठी भर के जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनकी जेबों को भरने का एक रास्ता बन रहा है। तो बहुत साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो अवसर है, वो अवसर आपदा विद्यार्थियों पर, और अवसर जो है वो पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के लिए आ रहा है, और उसी तरफ सरकार बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर सर जिस तरह से ये सरकार जो ये कहकर आ रही थी, आई थी सत्ता में कि हम चाय बेचने वाले के बेटा हैं, हम खुद चाय बेच कर आए हैं। तो क्या ये अपने मूल मुद्दे से भटक चुकी है? मकसद से भटक चुकी है? आपको उनकी नीति का 1-2 नमूना मैं बता दूं जो इस बीच में वो ला रहे हैं, वो क्या है। आप एक सुन रहे होंगे लगातार कि इन्होंने कहा कि परीक्षा हम जो है वो ऑनलाइन लेंगे, जी, जी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन।
हम्म, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का उन्होंने जो दिया ओपन बुक एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम। अब जी, देखिए ये जो ओपन बुक एग्जाम है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बहुत साधारण सी भाषा में अगर कहूँ तो आपको प्रश्न पत्र जो है अपने गजेट, चाहे वो स्मार्टफोन हो या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, उसके जरिए क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे यूनिवर्सिटी के साइट से। और वहां से आप उसको जब डाउनलोड जैसे करेंगे उसके बाद आपको जो है 3 घंटे का वक्त मिलेगा। उस 3 घंटे के वक्त में 2 घंटे में आप क्वेश्चन को लिखेंगे, उसका आंसर करेंगे और उस आंसर करने के बाद 1 घंटे के अंदर आप उसको स्कैन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बनाएंगे और पीडीएफ बनाने के बाद फिर उसको अपलोड करेंगे यूनिवर्सिटी के साइट पर। अब आप समझिए कि अगर इस 3 घंटे में आपने ये कर लिया तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो आप एब्सेंट हो गए। अब आप समझिए कि कितने हमारे भारतीय, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो भारत के किसी कोने में भी आप चले जाइए, क्या ये चाय मॉडल, चाय बनाने वाले बच्चे का मॉडल है जो कि चाय बनाने वाले से उठ के जो है प्रधानमंत्री बनने वाला मॉडल है, या ये वो मॉडल है जिसको हम परंपरा में कहते थे कि जो संसाधन संपन्न है, यानी ब्राह्मण का बेटा जो है शास्त्र पढ़ेगा, क्षत्रिय का बेटा जो है शस्त्र चलाएगा और बाकी स्किल इंडिया, यानी धोबी का बेटा धोबी और चमार का बेटा चमार और लुहार का बेटा लुहार। तो जो जहां है वहीं पर रहे, उच्च शिक्षा के लिए वहां जरूरत नहीं है। ये एक बेसिक मान्यता, मानसिकता बनी हुई है, क्योंकि हमारी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति को जो पुश कर रही है, धकेल रही है, चाहे वो ओपन बुक एग्जाम के जरिए हो, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए हो, चाहे अभी जो वो एक मॉडल लेके आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल, जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि वो मॉडल क्या है। तो जी, उसमें बहुत साफ साफ है कि स्टूडेंट कंज्यूमर है, और उस कंज्यूमर वही होता है जिसके जेब में पैसा होता है। अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो आप एजुकेशन खरीदिए। तो ये जो बेसिक थ्योरी थी, सिद्धांत था एजुकेशन का, जो मूलभूत सिद्धांत था, जिसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया थी, यानी एक तरह से जो जो बच्चे का सामाजिकरण करना मतलब जो हमारी आधुनिक राष्ट्र का जो हमारा मॉडल हाँ, जी, बना, आधुनिक राष्ट्र का मॉडल मतलब है जहां बराबरी का कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इससे जो भारत की राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ, उस राष्ट्रीयता के नजरिए के हिसाब से जो हम अ, आने वाले भविष्य में जो हम नागरिक तैयार करेंगे, बनाएंगे, उसके लिए शिक्षा का जो मॉडल था, वो राष्ट्र निर्माण का मॉडल था, जिसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जी, हमारे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कैसे हम एक बेहतर नागरिक बनाएं और इस देश में जिस जिस तरह के, देश के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जिस जिस तरह के स्किल की जरूरत है, जिस तरह के क्षमता की, योग्यता की जरूरत है, उन क्षमताओं और योग्यताओं को हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, स्कूल्स के जरिए बनाए और नैतिक मूल्यों को बनाए, और इस सब का आधार था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो हमारा संवैधानिक मूल्य है, वो आधारित था। आज उसी मूल सिद्धांत के एकदम से उलट होके ये सरकार जो योजना बना रही है, जो बिरला अंबानी रिपोर्ट के आधार पर बना रही है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पहली बार शिक्षा नीति में जो बदलाव, एकदम आमूल चूल बदलाव होता है, वो वहीं से आता है, जिसमें जी, पहली बार राधा कृष्णन जैसे जो शिक्षाविद होते थे, जो शिक्षा नीति बनाते थे, आगे भी इसी तरह से लगातार शिक्षाविद शिक्षा नीति बनाते रहे, लेकिन 2002 में जब बिरला और अंबानी को नीति बनाने का जिम्मा दिया गया, तो स्वाभाविक था कि वो मूलभूत परिवर्तन आएगा, और वही हुआ कि पूरा का पूरा शिक्षा जगत जो है उसको उन्होंने पहचान किस रूप में की,
उन्होंने पहचाना कि सर ये जो है मुनाफा कमाने का सर तरीका हो सकता आपको सुनकर मेरे मन में एक सवाल आया, और ये सवाल लोग भी जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या सरकार उस रास्ते पे चल रही है, या यूं कहें कि सरकार जो है गरीब गुरबा लोगों के बच्चों के खिलाफ साजिश रच रही है कि वो शिक्षा से वंचित रह जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल योगेश जी, मतलब साजिश क्या, अब तो ये खुली किताब की तरह से है। मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि वो जो बिरला अंबानी रिपोर्ट में जी जी पहली बार ये जिक्र हुआ, बहुत साफ-साफ कहा कि ये अरबों-खरबों डॉलर का क्षेत्र है, ये शिक्षा। और अब इसकी नीति वो बननी चाहिए कि इसमें, इस क्षेत्र में कैसे मुनाफा कमाया जा सके। और ऐसी स्थिति में जो मॉडल आया, मुनाफा कमाने का जो मॉडल आया, वो यही मॉडल था जिसमें गरीब गुरबा के लिए कोई जगह नहीं है। गरीब गुरबा का तो मतलब था उस मॉडल में जो अंबेडकर के, गांधी के, नेहरू के, वो जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम से निकला हुआ जो मॉडल था, आजादी का मॉडल था, स्वतंत्रता का मॉडल था, समानता का मॉडल था, उसमें था। आज तो आजादी इनको गाली लगती है। आप कहिए, हम वो स्लोगन अगर दीजिए, हमें चाहिए आजादी, भूख से आजादी, गरीबी से आजादी और शिक्षा की आजादी, तो वो कहेंगे कि देखो ये तो देशद्रोही है। तो इन आजादी का जो मूल्य है, वही मूल्य आज जो है इनके लिए खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में इनका इनका बहुत साफ साफ मॉडल है। आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि भाई, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी संस्थान, वो संस्थान खुद ही अपना रिसोर्स जनरेट करें, खुद ही अपना संसाधन जुटाएं। जी अब जी आप देखिए कि क्या था, जैसे योजना आयोग थी। योजना आयोग का मतलब ही था कि सरकार एक बजट सुनिश्चित करती थी, और उस बजट में से किस राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा, ये वो ऑटोनोमस बॉडी थी योजना आयोग, जो जी विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्रियों के साथ मिलके और उनकी योजनाओं के आधार पर उनको एलोकेट करती थी, आवंटित करती थी। यही पैटर्न यूजीसी के गठन में भी हुआ था कि यूजीसी का गठन किया गया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुदान के लिए आयोग। और वो अनुदान राज्य सरकारों को या केंद्रीय जो विश्वविद्यालय थे उन सबको वो अनुदान देती थी कि किसकी क्या क्षमता, योग्यता है, उसके आधार पर। अब क्या कह रहे हैं ये कि यूजीसी की अब कोई जरूरत नहीं है, यूजीसी को ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब ये उसके जगह हेफा ला रहे हैं, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, जो ला चुके हैं ऑलरेडी 4 साल पहले ही आ चुका है अरुण जेटली के टाइम में। अब करे कि ये यूजीसी का विकल्प है। मतलब क्या हुआ कि यूजीसी जो ग्रांट कमीशन था, अब वो ग्रांट देने के बजाय अब उसको खत्म, अनुदान का विकल्प क्या बनाया, कर्ज। तो यानी कर्ज पर आधारित नीति। अब आप, हम सब अच्छे से जानते हैं कि अनुदान जो होता है वो लौटाया नहीं जाता, और जो कर्ज होगा वो न सिर्फ लौटाना पड़ता है बल्कि उसमें ब्याज भी देना पड़ता है। जी तो जी अंदाज कीजिए कि वो गरीब गुरबा जिसकी बात आप कर रहे थे, उस गरीब गुरबे को अगर कर्ज मिलेगा, तभी वो गरीब गुरबा आगे पढ़ पाएगा। हाँ, और अगर कर्ज मिल गया तब तो वो फिर अगर जॉब नहीं मिली उसको, तो वो कर्ज से फिर अपना सारा जो जमीन जत्था जो भी बचा खुचा है, नहीं है, वो सब आज अमेरिका के एनपीए में जो उनका खराब लोन है, यानी कुल मिला के जो हमारा बेसिक सिद्धांत था, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो सामाजिकरण की जो शिक्षा नीति थी और राष्ट्र के लिए जो जरूरी था, वो स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, सरकार अनुदान देती थी। सर, ये बड़ा अब सवाल कहा है। जा रहा है कि नहीं, आप व्यक्तिगत योग्यता अर्जित कर रहे हैं। जी 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 सर, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार इस तरह के रास्ते पे निकल पड़ी है, जो सरकार अच्छे दिन लाने का वादा की थी, जो सरकार ये कहकर आई थी कि हम चाय बेचने वाले हैं, हम किसान के बेटा हैं, हम गरीबों का दर्द समझते हैं,
अगर वही सरकार किसानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ साजिश रच रही है, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा से रोक रही है, तो आगे सर रास्ता क्या है? क्या किया जाए या वो लोग क्या करें कि जिससे मतलब उनका रास्ता, ये जो द्वार है, बंद ना हो और गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें? देखिए, कोई भी रास्ता जनतंत्र से निकलता है। जनतंत्र में रास्ता जनतंत्र से निकलता है और उसके लिए मत निर्माण जो है वो बहुत जरूरी है। तो आप जो काम कर रहे हैं वो एक तरह से वही मत निर्माण ही कर रहे हैं। आप राष्ट्र को बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की इस राष्ट्र को जरूरत है, राष्ट्र के भविष्य की जरूरत है, उन गरीब गुरुओं की राष्ट्र में जो हिस्सेदारी है उसकी जरूरत है, आप उसी के लिए मत निर्माण का काम कर रहे हैं। और हम जैसे जो शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, वो भी इस तरह की भूमिका में ही लगे हुए हैं। तभी जो है लोगों को सच्चाई जो आपको अखबारों में नहीं मिलेगा, क्योंकि अखबार पूरी तरह से कंट्रोल हो चुके हैं। आज खास करके कोरोना संकट के दौर में अगर आप देखिए तो पूरा का पूरा मीडिया जो है, जहां बाजार गायब हो चुका है, अब एड आप कम देख रहे होंगे, अखबारों के दुबले पतले हो चुके हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके जी, और तमाम जो व्यावसायिक अखबार है। तो ऐसी स्थिति में वो सब किस पर निर्भर है? वो सब सरकार के एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, उस पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ जाने की तो वहां से तो कोई गुंजाइश है नहीं। वहां पर आपको इस तरह का कोई वॉइस मिलेगा नहीं। तो जी, मजदूर भले ही सड़कों पर चलता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन अखबारों में वो खबर आपको दिखाई नहीं देगी ज्यादा। लेकिन सोशल मीडिया है और दूसरे माध्यम है जहां पर ये दिख जाता है और पूरी दुनिया में वो दिख रहा है, मीडिया में भी। तो खैर, ये जो शिक्षा में भी जो बदलाव आ रहा है, आप समझिए इसका असर बहुत भयानक होने वाला है, बहुत भयानक होने वाला है। कि जो एक समरसता का निर्माण, जो सामाजिक समरसता, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लगातार इस्तेमाल करते हैं समरसता समरसता, और इनका इसका मतलब उनका क्या है आपको हमको सबको पता है। तो जी, सामाजिक समरसता का निर्माण ही जो है उस शिक्षा पद्धति से होती है। और आप जब उस शिक्षा पद्धति को ही खत्म कर देंगे, आप सस्ती शिक्षा के लिए आप कहेंगे कि तुम जाओ ऑनलाइन करो, हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन लो, हाँ, तुमको हम एक गजट दे देंगे और तुम चुपचाप घर में बैठ के जो है वीडियो देख के पढ़ो। तो ये कोई सामाजिकरण की नीति नहीं हुई। तो एक तरफ तो ये ऑनलाइन का उपयोग अभी संकट में धकेलने की ओर कर रहे हैं कि इस तरह के एग्जामिनेशन सिस्टम और इस तरह के, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को जिनके पॉकेट में पैसा नहीं है, कम है, या नहीं शिक्षकों का खर्च वो बियर कर सकते हैं, हाँ, तो जी, कहते हैं कि आप ऑनलाइन में जाइए। और जो शिक्षकों का खर्च बियर कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, वो आप कॉलेज में जाइए। और कॉलेज में भी आप समझिए कि कौन है जो समाज विज्ञान जो है 9 लाख रुपए में पढ़ेगा। बिल्कुल। अशोका यूनिवर्सिटी है, जियो यूनिवर्सिटी है, हाँ, वहां पर 1 साल का फीस जो है 9 से 10 लाख रुपया है हिस्ट्री पढ़ने का। कितने हैं गरीब गुरुआ हमारे माने हम तो मिडिल क्लास भी बोल रहे हैं, जिनकी क्षमता है कि वो पढ़ के और उसका नौकरी क्या मिलेगी। तो कहने का आशय ये है कि न तो सामाजिकरण की नीति है, हाँ, समरसता की नीति है, तो एक तरफ तो वो संकट में है। हर तरफ से जो आलोचनात्मक विवेक पैदा करने की जो शिक्षा की नीति है वो नहीं है। तो इनको लगता है कि हम फॉलोअर्स तैयार करें। सर एक चीज़ फॉलोअर्स। बताइए, मुझे किसी सामाजिक स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए एक सज्जन ने कहा था कि ये जो सरकार जो है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पे चल रही है। क्या आज एकदम आज आपसे बातचीत हो रही है तो मुझे यही फ़ील हो रहा है, क्या सचमुच ये सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते पे चल रही है? शिक्षा में तो 100% आपको एक जो मैं अब बता देना चाहता हूँ कि जो भयानक परिवर्तन कर रहे हैं, जो जिसके लिए मैं शब्द भी इस्तेमाल करता हूँ, कंपनी राज। हाँ, जी, जी। वो क्या है कि अब अभी तक जितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनको आप हम जानते हैं कि ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है। अब उसके लिए जो नई शिक्षा नीति के तहत ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है।
और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको 3 कैटेगरी में इन्होंने बांट दिया है। एक कैटेगरी जो रिसर्च की के लिए होगा, जिसमें कोई पढ़ाई नहीं होगी। हाँ, दूसरा है जिसमें सिर्फ पढ़ाई होगी, कोई रिसर्च नहीं होगा। और तीसरे में जैसे यूनिवर्सिटीज की फैकल्टीज होती हैं, तो उसमें कहा कि दोनों चीजें होंगी, हाँ, जिसमें पढ़ाई भी होगा और रिसर्च भी होगा। और कहा कि ये सब जितने इंस्टीट्यूट हैं वो इंडिविजुअल होंगे, स्वायत्त होंगे, और इनका जो रेगुलेशन और फंडिंग, ये दोनों के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का निर्माण किया है। कहा कि अब यूजीसी से नहीं होगा ये गाइडेड, और ना ही उनकी नीतियों पर चलेगा, बल्कि इसके अपने अपने सब इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे। और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो तय करेंगे कि उनका जो ये उनकी संस्था है उसकी जी, नीति क्या होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका फीस क्या होगा, उसमें सिलेबस क्या होगा, उसका टीचर जो होगा उसका उसकी सैलरी क्या होगी, उसका प्रमोशन का स्कीम क्या होगा, सब कुछ, कर्मचारियों का कौन प्रमोशन का क्या होगा, उसकी सेवा शर्तें क्या होगी, यानी 100% जो है वो। और इस इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह के छात्र राजनीति और शिक्षक का चुनाव नहीं होगा किसी भी लेवल पर। ये सारे के सारे जो बॉडीज होंगे इसमें, इन इंस्टीट्यूट्स में, वो सेलेक्टिव बॉडीज होंगी। तो कुल मिला के आप देखिए, जहां हम लोग चले थे शुरू में, कंपनी राज से शुरू हुआ था हमारे यहाँ हायर एजुकेशन, जी, और जो और आज हम लोग फिर उसी कंपनी राज में पहुंच गए हैं। और मजेदार ये है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही चुनेंगे कि जिनका टर्म खत्म हो गया तो अब नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन होंगे। तो ये जो चुनेंगे भी वो वही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से चुनेंगे। तो एक साथ ये इनका पर्पस कंपनी राज के साथ साथ जो कम्युनलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन, ये दोनों की पॉलिसी इनकी एक साथ चल रही है, और उसी को अभी इस संकट के दौर में धकेलने की कोशिश हो रही है। धकेलने की कोशिश हो रही है। इस संकट के दौर में उन्हें एक मौका मिल गया है। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, कि जिस तरह से जिन रास्तों पे सरकार चल रही है, जनता भी कहीं न कहीं इन चीज़ों को समझती होगी, और जिन मिडिल क्लास की आपने बात की कि उसके लिए भी एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, ये कौन लोग हैं जो मोदी, मोदी, मोदी करते हैं आज की तारीख में भी? देखिए, बहुत ही खराब समय चल रहा है, हाँ, और मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ अंत में, आपने कहा है तो। देखिए, आर्थिक संकट अपने चरम पर जा रहा था। कोरोना संकट इनके लिए अवसर के तौर पर, इसीलिए ये अवसर बोल रहे हैं कि उस आर्थिक संकट जो हमारे यहाँ पैदा हुआ है, वो पैदा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि जो खरीद क्षमता है, हाँ, उससे पैदा हुआ है। जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई, उस इकोनॉमिक पॉलिसी में लगातार जो है जो बड़े घराने हैं, बिग कैपिटलिस्ट हैं, तो बड़ी पूंजियों के लाभ के लिए नीतियां बनती रही, और जिसका परिणाम हुआ कि जो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें वो मिडिल क्लास भी, जो भी मेहनत कर जनता है, चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब हो, चाहे वो फैक्ट्री में करने वाला जॉब हो, हुँ, तो लगातार उनकी जेब जो है उसमें पैसे कम होते चले गए। हाँ, मुनाफा में से हिस्सा जो है वो पूंजी को बढ़ता चला गया, और इसका परिणाम हम सब देख रहे हैं कि 71 जो परसेंट संपत्ति है भारत की आज के डेट में, वो 1% लोगों के पास चले। पास पहुंच गई है। तो ये जो अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि लोगों की खरीद क्षमता घट रही है। उत्पादन तो आप कर रहे हैं, जी, उत्पादन का संकट नहीं है, संकट है, खरीद का संकट है, खरीद क्षमता का संकट है। तो आपका, अगर आपकी जेब में कम पैसे आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कटौती करेंगे, कम खरीदेंगे, और जब आप कम खरीदेंगे तो बिकेगा कम, और बिकेगा अगर कम, तो फिर बनेगा क्यों?
जब बनेगा नहीं तो फिर रोजगार कहाँ से आएगा? तो संकट फिर उत्पादन के संकट से भी जुड़ जाएगा। तो ये जो हमारा जो वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसी संकट से ग्रसित है। अब इसका समाधान तो यही है ना कि आप कैसे लोगों की जेब को भरें, और इसके लिए सरकार कैसे जो है उन योजनाओं को लाती, इस 20 लाख करोड़ में उन योजनाओं को लाती जिससे कि लोगों की खरीद क्षमता बढ़ती। लेकिन इन्होंने क्या, कर्ज मेला लगा दिया। और कर्ज मेला किसके लिए लगाया? उन लोगों के लिए जिनकी इस आर्थिक संकट के कारण ही, जिन पूंजीपतियों के कर्ज देने की क्षमता खत्म हो गई थी, उनको और आपने कर्ज उपलब्ध कराने की योजना 20 लाख करोड़ में बना दी। तो इसका प्रभाव कोई अर्थव्यवस्था की बेहतरी के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम एक संकटपूर्ण स्थिति में की तरफ ही धकेलने की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच बात है कि पूंजी जिस तरह के पूंजीवादी इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में अल्टीमेट अंततः जी। वो कामयाब इस रूप में हो जाते हैं कि फिर वो कर्जा सूखेगा और फिर जनता से पैसा वसूल के और जनता के ही जेब से फिर से उन पूंजीपतियों का भर दिया जाएगा। कुछ पूंजीपति भले ही बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ये सिस्टम उसी रूप में चलता रहेगा जब तक कि जनता इस सच्चाई को जानकर और उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं करती है। आप देखिए, पिछली कांग्रेस के दौर में यही योजनाएं चल रही थी, जिसका परिणाम हुआ कि जनता में रोष पैदा हुआ। जनता इस रूप में इतना इतना हमारी जनता इतनी सचेत नहीं है कि वो इतना महीन फर्क कर सके, समझ सके कि आर्थिक संकट क्यों है, कैसे है, नहीं है। वो सीधा उसका प्रभाव देखती है और उस प्रभाव से वो धारणा बनाती है। तो आप कितने दिन तक उसको जमात तक, आज कोरोना को भी वो जमात तक सीमित करने की बात कर रहे थे, आज वही संकट उनके ऊपर आ गया है कि वो ये जो धारणा बन गई, इसका कितना प्रभाव आज उसका मुकाबला करने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, जीना चाहिए, इसके साथ ही जीना होगा, अभी तो ये जाने वाला नहीं है, अभी तो इसके साथ ही हमें जीना होगा, ये अब उनको बोलना पड़ रहा है। तो हम समझते हैं कि जनता उतनी सूक्ष्म रूप से इन सच्चाइयों को नहीं जानती, इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन वो उसका एसेंस लेती है, उसका सार लेती है, और वही सार उसका सार ही था जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार जो है वो खत्म हुई। और इन्होंने जो सपने दिखाए थे, वो 15 लाख के सपने दिखाए थे, अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, रोजगार के सपने दिखाए थे। आज जब वो दूर होगा तो कितने दिन तक आप हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान इसके तौर पर आप चला लेंगे? तो अंततः जो धारणा है वो जनता अपने सरकार के परफॉर्मेंस पर ही बनाएगी। जितनी पॉपुलैरिटी मोदी सरकार को मिली बहुत दिन के बाद, मुझे नहीं याद है कि इंदिरा गांधी के बाद किसी को मिली होगी आज, लेकिन इस पॉपुलैरिटी में जैसे जैसे मजदूरों के पांव से खून निकल रहे हैं सड़कों पर, गरीब गुरबा समाज जो है उसमें भी धारणा बदलती जा रही है। और इस चीज का अगर एहसास इस सरकार को नहीं होगा और वो इसी तरह से ठेलती जाएगी अपनी नीतियों को, तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी सही दिशा में जा रही सरकार होगी। चेतना बदलेगी और सरकार भी बदलेगी। सरकार कोई स्थायी चीज नहीं होता। जनतंत्र में बदलते हुए, धारणा को बदलते हुए 2 मिनट नहीं लगते हैं और फिर चीजें जो है बिल्कुल अलग दिशा में चलती हैं। तो अभी सचेत रहने की जरूरत है, सरकार को भी समझने की जरूरत है कि आगे इस तरह की योजनाओं से उसको क्या खतरे उठाने होंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो सुना है आपने कुंवर राजीव सिंह जी को, जिनका कहना था कि उम्मीद की लकीर जो है, किरण जो है वो बाकी है, लेकिन जिस तरह से देश में खास करके एजुकेशन जिस ओर जा रहा है, वो ना गरीबों के लिए बल्कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी चिंता की बात है, खतरे की घंटी है। और जो लोग अभी मोदी मोदी कर रहे हैं, उन्हें समय रहते चेतने की जरूरत है। नमस्कार।